नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। देश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 4 मई को एक साथ सभी राज्यों के नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते हुए दावा किया कि सभी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन सभी चुनावी राज्यों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकारें किसी भी नई योजना या लोक लुभावन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहना सकेंगी। इन राज्यों में कहीं सत्ता बचाने की चुनौती है, तो कहीं पहली बार इतिहास रचने की कोशिश होगी। देश के इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों का सिर्फ इन्हीं सूबों की सियासत पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि देश की सियासी दशा और दिशा भी ये तय करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अब तक सत्ता में नहीं आ सकी है, जबकि असम में तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने को बेताब है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी, केरल में एलडीएफ, तमिलनाडु में डीएमके के सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती है। केरल, असम और पुडुचेरी में कांग्रेस गठबंधन के साथ अपनी संभावनाएं तलाश रही है। केरल में यूडीएफ, असम में 8 क्षेत्रीय दलों और पुडुचेरी में डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ दोनों खेमों से ही दावों का दौर भी शुरू हो गया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवाते फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. 5 स्टेट में है, लेकिन बंगाल में 2 फेज में है, बाकी जगहों पे एक फेज में। तो बंगाल में भी एक ही फेज में होता, अब 2 फेज में क्यों है, ये इस पर प्रश्न है। और ऐसे भी बंगाल में अभी काफ़ी हंगामा भी हो रहा है एसआईआर को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी लगातार धरने पे बैठी हुई थी एसआईआर को लेकर। तो ऐसे माहौल में बंगाल चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, इस पर भी लोगों की नजरें हैं। On 9th April, Kerala is going to vote BJP in power because they want Modi ji development program, development model. Modi ji has done tremendous things for Kerala and doing everything for India. So they want this to happen in Kerala also. And now they are fed up with LDF and UDF. For 75 years, they are playing mock fight here. हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की तरह घूम रहे हैं। देश में पार्लियामेंट में आके एक बार भी आकर उन्होंने जवाब नहीं दिया है, और इस बार ऐसा मुंह का खाएगी बंगाल में कि चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वो दोबारा फिर वहाँ लड़ने का प्रयास नहीं करेगी। वायदे और हकीकत में काफ़ी डिफरेंसेज हैं, और इसलिए मैंने कहा कि चुनाव आयोग किसकी प्रहरी है, सत्ताधारी दल का है कि लोकतंत्र का है। लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो अब 9 तारीख को कराए या 23 तारीख को कराए, एक फेज में कराए, 2 फेज में कराए, कांग्रेस पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है, सब जगह पे चुनाव समय समय पे होता ही रहता है। अपने को तो बस ये देखना है कि अब ऐसे ही कोई गौघाती सरकार ना बन पाए। तो इन चारों राज्यों में आवाज़ उठानी पड़ेगी कि गौघाती सरकारें वहाँ पर ना आए। There are many issues which are being raised. Election Commission needs to answer with an amount of credibility
the election commission is not able to convince the people. That's what we are seeing what is going on in West Bengal. चुनाव आयोग के बहुत सारे फैसले और ज्ञानेश कुमार जी के खास तौर से जो फैसले हैं वो बहुत विवादित रहे हैं और उन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक मजाक बना दिया है। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे राज्य दर राज्य इन्होंने SIR के नाम पे लाखों करोड़ों लोगों के वोट काटे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया। तो ममता बनर्जी का जो असली चेहरा है वो साफ हो गया। अगर उन्हें इतना ही मानदेय बढ़ाना था पुजारियों का, मौलवियों का, तो 4 साल 11 महीने तक वो खामोश क्यों थी? सिर्फ क्या 1 घंटे पहले इलेक्शन की घोषणा के 1 घंटे पहले ये घोषणा करना ममता बनर्जी की बौखलाहट, घबराहट और 4 मई TMC गई वाला जो नारा है वो दिखाता है। तो जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, हर पार्टी ने अपने अपनी ओर से दावे करने शुरू कर दिए और ऐसा समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी आश्वस्त है, निश्चिंत है कि भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये जो चुनाव है वो हमारे लिए हो रहे हैं और हम ही सत्ता में काबिज हो जाएंगे। हालांकि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है और इस दौरान तमाम सारे ऐसे खंड भी देखने को मिलते हैं, जब चाहे प्रत्याशी चयन की बात हो या मैनिफेस्टो अपना जारी करने की बात हो, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं आकर के पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरने का काम करता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस कुंजरू पुष्पलीला जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही नेता TMC एहतेशामुल हक जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और नेता AIMIM इमरान बंटी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे मुकेश जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है RP श्रीवास्तव जी, चैनल हेड, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे नवीन मिश्रा जी, जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे। वहीं मुकेश जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए और इंदुकांत दीक्षित जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वे भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में कुंजरू पुष्पलीला जी से करूंगा। कुंजरू जी, इन 5 राज्यों में चुनाव होने, गठबंधन को अगर छोड़ दिया जाए तो आपकी किसी भी राज्य में सरकार नहीं है, फिलहाल क्या तैयारी? कुंजरू जी, माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, इतनी पुरानी है, इतना हमारा बैकग्राउंड है क्या? गठबंधन से अलावा हम लोग कभी नहीं जीते क्या? सरकार नहीं लाए क्या? ये तो जरा सर गलती बात है। आपने कहा था कि हमको जनता जो भी है साथ देते हैं, उनके साथ में हम लोग इलेक्शन क्राइटेरिया लेके काम नहीं करते कभी भी। अभी जो करने वाला अलग है, उन लोगों का मुद्दा कितने वो मुद्दा लेके पब्लिक के सामने जा रहे हैं। अभी इलेक्शन कभी होता है तो उन लोगों को तो मजा लेने का है, या पब्लिक मरो जियो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो युद्ध हो रहा है, आज सरकार सब लोग आम आदमी सब लोग परेशानी है कि गैस नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं है। हमारा हैदराबाद में देखो क्या लाइन लगी हुई है, हर परेशान, होटलें बंद। नहीं तो उसके लिए तो इंतजाम किए जा रहे हैं ना, लेकिन दूसरे देशों में अगर इस तरीके की परिस्थिति बनेगी तो क्या हम अपने देश के काम करना छोड़ देंगे? और चुनाव जो है वो तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो होना ही था। चुनाव देखो, चुनाव थोड़ा बाद में भी निकाल सकते हैं ना, उसमें क्यों नहीं है? ऐसा ही रूल के हिसाब से करना क्या जरूरी नहीं है? अभी वहाँ तो क्या तैयारी का समय नहीं मिल पाएगा क्या आपको? तैयारी का समय नहीं मिल पाएगा क्या? तैयारी करती है भैया। देखिए, इलेक्शन निभाना इलेक्शन कमीशन का काम है, बाकी कुछ नहीं देखता है। इलेक्शन कमीशन जो कमीशन है वो मेंबर वो लोग अभी उन्होंने 6 महीने पहले अभी देखो तो बिहार में हुआ था, 10,000 रुपए डाले थे। हाँ, ऐसे ही पहले से कि 1 साल पहले कुछ भी योजना करके पैसा डालना कोई पार्टी का करेक्ट नहीं है। उसके लिए कुछ रूल लागू करना चाहिए। अभी पता नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन आ गया, उसके हिसाब से हम निभा के चले जाएंगे। अभी इससे पहले अभी जो मैनिफेस्टोस थे, क्या क्या वादा किए थे हर पार्टियां, अभी हमारा गठबंधन रहा ना रहा, हमारा जो है हम 5 राष्ट्रों में अभी इलेक्शन अनाउंस कर दिया। हमको तो उम्मीद है 100% जनता और साथ ही रहेंगे। हम लोग गठबंधन जिसके साथ है उसको हम जिताने के लिए लगे हुए हैं। अभी देख तो कब तक आप छोटे भाई की भूमिका में नजर आते रहेंगे? अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपका खाता भी नहीं खुला पिछले चुनाव में।
गठबंधन में रहे ना रहे, अरे चलिए भैया, इलेक्शन के लिए काम नहीं करेंगे हम लोग, जनता का मुद्दा उठाने वाले के साथ देंगे, आगे सामने आना है या पीछे से करना है, कैसे भी तो भी करेंगे। अभी ये योजना का टाइम भी इतना कम टाइम दिया, एसआर का गड़बड़ चल रहा है एक तरफ से, वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिर अभी तो इलेक्शन करना है, बस हमको तो रिजल्ट लेना है, चले जाना है, पूरा देश को ऐसा पब्लिक का कुछ भी परेशानी को देखने का नहीं है बीजेपी सरकार का। हम ये मानते हैं कि पब्लिक का भी थोड़ा सा सुनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का डेट आते ही, कैलेंडर फिक्स करते ही चलो निकालने का नहीं है ना, ये थोड़ा सा 5 राष्ट्रों में अभी चलो हर लोग भी यही सोचते हैं कांग्रेस पार्टी का किसी के साथ नहीं रहने से हम, ये गलत बात है। आपने जो कहा था उसको पीछे आप न, तो उसको मैं खंडन करती हूँ। हम कोई भी रहे या ना रहे, हम लोग लड़ने में फर्स्ट रहेंगे, रिजल्ट जो भी हो जनता देंगे उसको भी मानेंगे। अब ये जो है ना नाटकबाजी पार्टियां है, जो भी है, इलेक्शन के पहले में जितने भी वादे करे, पब्लिक मरो जियो, क्या उसके रुपए एसआर के सब्जेक्ट में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उसको तो मान रहा है नहीं, टाइम भी नहीं दे रहा है। इतनी शॉर्ट टाइम में करने का क्या है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि राहुल जी जितना कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। अभी भी हम लोगों का फाइट करने पार्लियामेंट में भी देखे तो पार्लियामेंट में भी हमको बात करने का व्यवस्था में हमारे को आवाज के उठाने के लिए नहीं दे रहा है। अभी बाहर भी जनता को इतना कंफ्यूजन में रख दे रहा है कि हमको जीतना है, बस इलेक्शन जीतना है, उतना ही चाहिए उनको, जब चाहे पब्लिक मरो जियो। अभी किसका पास ही नहीं, पूरा भारत देश में बीजेपी सरकार लाना है, उसके लिए वो लोग बहुत प्री प्लान्ड है, माइंड गेम खेलने में बीजेपी है। क्या करा बोल के वो लोग इलेक्शन में जाते हैं, किस मुंह लेके जाते हैं, कौन सा योजना उन्होंने 100% सक्सेस किया है, अभी उनको वो बात नहीं दिखता है। बस जनता का अगर है तो भी वोट डाल रहा, डब्बे में गिर रहा है, हम लोग जिंदा रह के भी मरे, जैसे 65 वोटर्स के लिस्ट में भी देखे थे अपन, वो सब मानने वाला पूछने वाला इलेक्शन कमीशन नहीं। ठीक है, अभी आपने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन हो या कैसे भी हो, अकेले भी हो, तो हम चुनाव लड़ेंगे, रिजल्ट जो भी हो उसको स्वीकार करेंगे। हालांकि उसके बाद फिर आपकी ओर से जो ईवीएम की मशीन है उस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं या वोट चोरी के आरोप लगा दिए जाते हैं, इस पर मैं जवाब लूंगा। हमारे साथ नवीन मिश्रा जी जुड़ गए हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। देखिए रवीन जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, अब किस प्रकार की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जो कसक जो प्रयास तो खैर भरपूर किए गए थे पिछले चुनाव में, पश्चिम बंगाल को लेकर नारा भी दे दिया गया था कि 2 मई और दी गई, अब इस बार नतीजे 4 मई को आने वाले हैं, किस प्रकार की तैयारी है इस बार? नवीन जी सुन पा रहे मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। मैंने कहा कि दुनिया की पहली लोकतांत्रिक पार्टी है हिंदुस्तान में, जो जिसके 100% कार्यकर्ता और नेता 365 दिन 24 घंटा काम में लगे रहते हैं। हम बहन हमारी बोल रही थी अभी, उनके आवाज से ऐसा लग रहा है कि जानी बोली बिल्ली कंबा नोचे वाली बात है। 55 साल उन्होंने देश चलाया है बहन ने, बहन की पार्टी कांग्रेस ने 55 साल इस देश को चलाया है। 55 साल को देश को क्या दिया है देश की जनता जानती है। भुखमरी, गरीबी और नसबंदी के छोड़ के इस देश में उन्होंने किया क्या है ये उनको मालूम है। देश की डिफेंस किसी स्थिति में थी, मनमोहन सिंह की सरकार में कहाँ चली गई थी देश की डिफेंस, कहाँ से गृह मंत्रालय। हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार होती है तो मजबूत पाकिस्तान और बांग्लादेश होते हैं। चलिए ये सब एक कंट्रोवर्शियल चीज है, इसमें अभी चर्चा नहीं, अब चुनाव का मामला है। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमारी बहन जिस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, सीजनल पार्टियां हैं, ये मेढक ग्रुप की पार्टी है। ये जब चुनाव आता है तब इनके कार्यकर्ता रोड पे आते हैं, इनके नेता रोड पे आते हैं। राहुल गांधी 2014 से लेकर अभी 260 बार विदेश यात्रा पे गए हैं। न फैक्ट्री, न दुकान, न कोई मकान, न कोई किराया, केवल एक उनकी 2-4 किताबें उस परिवार की है जिसके वैलिडिटी से 260 जगह दुनिया के देश में गए हैं। आखिर कहाँ से पैसा आया, कौन से किसने फंडिंग किया, विदेश की कौन सी एजेंसी ने फंड दिया है? नवीन जी देखिए, नवीन जी जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें सीधा मुकाबला अगर आपका देखा जाए तो सिर्फ असम में होता है, लेकिन अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, मैंने टीएमसी को लेकर सवाल किया आपसे कि आपने नारा दिया था पिछली बार 2 मई दी गई। मैं उसकी जवाब दे देता हूँ आपको। असल में हमारी सरकार है, सरकार हमारी 2 सरकारें हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम 5 राज्य में सरकारें बनाने जा रहे हैं इस बार कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन करके डीएमके चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए 2 दिन के अंदर घोषणा हो कि हम किसके साथ करने जा रहे हैं। हम तमिलनाडु में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। केरला में आपने देखा होगा विगत 2 साल के चुनाव में हमने 4 बड़ी चुनावें जीती हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हमने जीती है। और इस बार केरला में भी लेफ्ट और कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है और आपसी जो इनकी भाईचारे है उनका भी अंत होगा इस बार। अब आप आइए आसाम में हमारी एक मजबूत गवर्नमेंट है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस वहां केवल जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ ले,
और अब आइए अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का है क्या? पिछले 2-3 विधानसभा में कांग्रेस का एक एमएलए नहीं होता है, और एक एमएलए था वो भी भाग जाता है मंत्री बनने ममता के साथ में। पहले बहन से ये पूछिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से क्या कोई भी मुद्दे पे इंडी गठबंधन में ममता जी से बात हुई है? ममता जी कांग्रेस को 2 सीट देगी क्या? अधीर चौधरी गठबंधन करना चाहेंगे क्या? देखिए कांग्रेस के मित्र, मैं तो इनको यही करूंगा कि ये आत्म मंथन करे। हमने हमारी पार्टी बनने के बाद आज हमारी 40-45 साल हमारी पार्टी की हुई है। हमने 15-20 साल मेहनत किया है, जमीन पे लोगों के बीच में गए हैं, हमने लोगों को समझा है, हमने अपने पार्टी की नीति को दिया है। और जहां तक बहन कहने का सवाल कह रही है, 14 से लेकर आज तक अगर हिंदुस्तान में 22 स्टेट में हमारी सरकार है, तो ये ईवीएम के कारण नहीं है, ये वोट बैलेट के कारण नहीं है, कांग्रेस की कृपा के कारण नहीं है। हमने काम किया है, हमने योजना दिया है, हमने देश की आम जनता को मजबूत किया है। आज हम 85 करोड़ से लोग ऊपर से लोगों को राशन दे रहे हैं देश के अंदर में। आज गरीबी रेखा से नीचे वाले ऊपर कम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दुनिया में जिस देश के अंदर में कांग्रेस रूपी सरकार जब होती थी, हमारे जो लोग रहते थे, इंडियंस रहते थे, हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, उनको सम्मान नहीं मिलता था। आज दुनिया का कोई भी देश हो, पूरे वर्ल्ड वाइड, आज नरेंद्र मोदी की सरकार और भारत के 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से दुनिया के किसी भी देश में हम मजबूत रूप से बैठे हैं। रहा ईरान का मामला चल रही है, हमारा मामला नहीं है, ईरान और इसराइल और अमेरिका का आपसी मामला, ये व्यक्तिगत मामला है। नवीन जी, भारत नजर बनाए हुए है। कांग्रेस कह रही है कि असम में भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, वहां पर लोगों के हित में कोई नीतियां नहीं है, और घुसपैठ वहां पर लगातार मुद्दा बना हुआ है। हालांकि आप लोग घुसपैठ को लेकर लगातार बात भी करते हैं। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, तो पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठ का मुद्दा आप लोग हमेशा उठाते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां पर टीएमसी की सरकार कहती है कि आप लोग बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं, कोई मुद्दे है ही नहीं आपके पास। तिवारी जी, हम आज ही आप 4 तारीख का स्लॉट बुक कर लीजिए, 4 मई का स्लॉट आज ही डाल दीजिए, और मुझे जरूर से इसमें बैठाइएगा। जो भी पैनलिस्ट हमारे भाई बहन है, सब लोग को जरूर बैठाइएगा। आसाम के अंदर में अगर इनको इतनी चिंता लगी है तो ये 10 सीट जिता के दिखाते पूरे आसाम में। पूरे आसाम में कांग्रेस की 10 सीट नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस के कम से कम 25 से बड़े नेता कल परसों से ज्वाइन करने वाले हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी। और रहा वहाँ बॉर्डर का मामला, घुसपैठी का मामला, तो कांग्रेस का समर्थन रहता है। वर्ल्ड वाइड कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने क्या किया चाइना के साथ सबको मालूम है। रहा पश्चिम बंगाल में, तो मैं आश्वस्त करता हूँ, मैं इसी राज्य से हूँ, और कल की ब्रिगेड आपने देखी होगी, जो ब्रिगेड थी कल मेरे ही चुनाव क्षेत्र में था, जहाँ मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरे क्षेत्र में था। वो 12 से 15 लाख की भीड़ जो थी, और ममता बनर्जी उनके सरकार जब आपा खो दिए है, प्रशासन अपने रास्ते से भटक गया। कल भीड़ देख करके आम जनता किस दिन से परिवर्तन के लिए रोड पे उतरी है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए 18,000 की योजना हमने आम जनता के लिए दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं दिया है। चाहे रोड का मामला हो, महिला कल्याण का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, बॉर्डर का सुरक्षा का मामला हो, इन तमाम मामलों को देख करके, इसलिए पश्चिम बंगाल में चाहे उत्तर बंगाल हो, दक्षिण बंगाल हो, राणबंगो जोन हो, नवोदय जोन हो, मिदनापुर जोन हो, हम इस बार वो स्थिति करेंगे कि जो 2011 में सीपीएम का बुद्धदेव बाबू के नेतृत्व में 2006 के अंदर में जो चुनाव लेफ्ट फ्रंट ने 234 सीट जीती थी, और जब 2011 के इलेक्शन ममता बनर्जी आई, हम लोगों ने भी समर्थन किया था, तो अपोजिशन के लायक नहीं थे। इस बार का इलेक्शन पश्चिम बंगाल में वही दर्शाएगा। पश्चिम बंगाल में कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को ममता बनर्जी करवाती है, सांप्रदायिकता वो फैलवाती है। जिस ढंग से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की गई और पूरी अपोजिशन चुप रही, ठीक है, जिस ढंग से मिदनापुर में 2 हिंदू परिवार के सीपीएम के बाप बेटे की हत्या की गई, और पूरी इस्लामीकरण करने का प्रयास पश्चिम बंगाल को किया गया। बेफिक्र रहिए आप, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भगवा लहराएगा। 4 तारीख का स्लॉट मेरा जरूर रखिएगा। मैं इसी चैनल पे तमाम पैनलिस्टों के सामने जवाब दूंगा कि तमिलनाडु में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, पांडिचेरी में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ। हम 5 राज्य में तिवारी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड आप लिख के रख लीजिएगा अपने चैनल पे। ठीक है। इंदुकांत जी, देखिए तारीखों का तो ऐलान हो गया है, लेकिन अगर हम वर्तमान की परिस्थिति को देखें तो कौन सी पार्टी कितनी मजबूत नजर आ रही है, किसकी कैसी तैयारी नजर आ रही है, और कौन से मुद्दे होंगे जो इस चुनाव के दौरान गूंजते हुए सुनाई देंगे? क्योंकि अगर हम तमिलनाडु को लेकर बात करें तो वहां पर हिंदुत्व का मुद्दा उठाती रही है भारतीय जनता पार्टी, और जबकि वहां पर जो स्टालिन परिवार है, वहां के खुद सीएम है, वो हिंदू को और हिंदुत्व को डेंगू मलेरिया से उसकी तुलना कर देते हैं। ऐसा ही हिंदुत्व को लेकर पश्चिम बंगाल में भी राजनीति देखने को मिलती है, असम में देखने को मिलती है। ऐसे कौन से मुद्दे होंगे इस दौरान जो ज्यादा सुनाई देंगे? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहा हूं।
जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। मैं आपके यहाँ की चर्चा सुन रहा था। देखिए, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है इसकी 2-3 चीजें बड़ी खास हैं। एक तो ये कि ये बिल्कुल पूर्वी भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक को कनेक्ट कर रहा है। 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी दक्षिण भारत के हैं और 2 राज्य पूर्वी भारत के हैं, पश्चिम बंगाल और असम। सबका नेचर बिल्कुल अलग अलग है। एक कॉमन बात है केरला को छोड़ करके कि सभी जगहों पे बीजेपी वर्सेस अदर्स है। आसाम में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, तमिलनाडु में बीजेपी एंड अलायंस वर्सेस डीएमके एंड अलायंस है। सिर्फ केरल ऐसा, पुडुचेरी में भी लगभग ऐसी स्थिति, सिर्फ केरल की सरकार है वहां पर। हाँ, जहां पे केरल में कम्युनिस्ट पार्टीज लेट जो यूडीएफ है उनका, सॉरी एलडीएफ है, उसकी लड़ाई यूडीएफ से जो कांग्रेस लेट है उनके साथ मुस्लिम लीग भी वहां की है। अब एक देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2 बार लगातार, केरल से हम शुरू करते हैं, केरल में दूसरी बार लगातार पिछली बार सरकार में एलडीएफ आ गया और उसके लिए पूरी तरह से फेलियर मानी गई थी राहुल गांधी जी के नेतृत्व को, क्योंकि वहां का एक लगभग ट्रेडिशन था कि एक बार एलडीएफ आता था, एक बार यूडीएफ आता था। और पिछली बार के चुनाव में जैसे ये लोकसभा लूज के 2019 का, उसी टर्म्स पे इन्होंने केरला का विधानसभा चुनाव भी लूज कर दिया। अब लोग ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु और केरल में भी सरप्राइजेस आ सकते हैं सामने। और एक लिटमस टेस्ट है अभिजीत जी, याद रखिएगा, केरल में अभी कोई संदेह नहीं है कि दोनों पार्टियों में, दोनों गठबंधनों में एक जनरल ट्रेंड ये माना जाता है कि वहां कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है वो अभी आगे है, लीड में है। लेकिन जिस तरह की बातें, जिस तरह के नेशनल इंटरेस्ट के कई बार अगेंस्ट तक जाकर के बातें, जिस तरह की चीजें संसद में हो रही हैं, कहीं इसके कारण अगर वहां पे इस बार यूडीएफ लूज करती है और तीसरी बार अगर रिपीट होती है वहां पे एलडीएफ की सरकार, तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर एक बड़ा विद्रोह खड़ा हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं इस बार कि वो केरला में जरूर से सत्ता पाएंगे और कहीं उनका कोई प्रदर्शन अच्छा हो या ना हो। दूसरा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के काफी सारे लोगों से हमने बात की। थोड़ा सा केरला पर पॉइंट करना चाहूंगा। केरल को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर वहां से आ गए हैं, तो क्या लगता है खाता खुलेगा इस बार? देखिए, केरल में बीजेपी लगातार चुनाव दर चुनाव मजबूत हो रही है, लेकिन अभी वहां पे सीधी लड़ाई केवल यूडीएफ और एलडीएफ में है। अब देखने की बात ये होगी, देखिए तिरुवनंतपुरम में जिस तरह से मेयर जीत के आया पहली बार बीजेपी का, अब वो कितना इनरोड्स वहां बनाते हैं। जैसे एक जमाने में, आज से 15 साल पहले वो वेस्ट बंगाल में अपनी जमीन तलाश रहे थे, वहां मजबूत हो रही है बीजेपी लगातार। पिछली बार उनको हमें लगता है शायद कुछ 8% के आसपास वोट मिले थे पिछले लोकसभा चुनाव में, एक बड़ा डेवलपमेंट है वहां पे। लेकिन लड़ाई जो विधानसभा चुनाव में वो सीधे एलडीएफ और यूडीएफ है जी। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा माना जा रहा है कि शायद कुछ सरप्राइजेस, देखिए तमिलनाडु को माना जाता है गेम ऑफ अलायंसेस, वहां अलायंस किस किस पार्टी का किससे किससे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह के अलायंसेस बीजेपी कर रही है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के निर्देशन में काशी तमिल संगमम हर साल आयोजित हो रहा है और तमिलनाडु के लोगों को डायरेक्ट जोड़ने की, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मलेशिया की यात्रा पे गए थे, वहां पे तमिल मूल के काफी लोग रहते हैं। हर जगह प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु और तमिल कल्चर को कैसे जोड़ा जाए। आपने देखा होगा कि किस तरह से सिंगूर को ले जाकर उन्होंने स्थापित किया वहां पे नई संसद भवन में। तो इन चीजों का असर क्या होता है इन चुनाव में देखने को मिलेगा। हाँ, जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, देखिए वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के पास और कम्युनिस्ट पार्टीज के पास न खोने के लिए कुछ है, न पाने के लिए कुछ है। वहां सारी चीजें जो है वो दाव पे है टीएमसी और बीजेपी की, और ये स्ट्रेट फाइट है। और ऐसी आशंका है कि अगर कोई, जैसे पिछली बार खेला होबे, पैर में प्लास्टर लगा कर घूम रही थी सारे विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी, इस ढंग का ममता जी ने इस बार एसआईआर को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की, जो बन नहीं पाया। और एसआईआर के कारण कोई मत विभाजित होगा या उनके पक्ष में जाएगा ममता के, ऐसा लगता नहीं है। और बीजेपी ने बड़ी खूबी से, ऐसा मेरा मानना है
कि इस बात को लोगों के बीच में कम्युनिकेट किया अपने वोट बैंक में, खासतौर से हिंदूज के बीच में, कि ममता जी की एसआईआर की पूरी लड़ाई वहां जो बांग्लादेशी थे या जो मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग हैं और जो लोग वास्तव में वैधानिक रूप से वहां वोटर नहीं है, उनको बचाने की लड़ाई थी। अगर ये कम्युनिकेट होता है, देखिए लास्ट चुनाव में अभिजीत, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि लोकसभा चुनाव अंतिम बड़े चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, और वहां पे लगभग 40% वोट मिले थे बीजेपी को और 46% वोट मिले थे, 45-46% वोट मिले थे टीएमसी को। अब ये जो 5 और विधानसभा में अगर जाएंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में लगभग 38% वोट मिले थे बीजेपी को और 46% से कुछ अधिक वोट मिले थे टीएमसी को। ऐसे में अगर आप विधानसभा को लें तो 5 से 6% वोट अगर बीजेपी बढ़ाने में सफल होती है या टीएमसी का कम करने में सफल होती है, और इसी प्रकार अगर लोकसभा को लें तो सिर्फ चूंकि 5% वोट का अंतर था, तो 3% वोट का भी अगर मार्जिन एसआईआर के माध्यम से या अपने लोगों में ये बताने में कि कानून व्यवस्था की स्थिति की बड़ी बुरी स्थिति रही है, जिस तरह से वहां पे एक डॉक्टर के साथ रेप का कांड हुआ, संदेश खली का मामला हुआ, जिस तरह से वहां पे आप देख रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाने की बात चल रही है, इन चीजों का प्रभाव अगर कुछ भी इनकैश करने में बीजेपी सफल होती है तो इस बार वेस्ट बंगाल में साबित हो सकते हैं ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए वाटरलू। और आसाम में लड़ाई आमने सामने की कांग्रेस और बीजेपी में है। जिस तरह का गोगोई पे सरकार ने चार्ज किया है कि उनकी पत्नी का पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन है, इनका प्रभाव देखने में पता चलेगा कि जनता क्या तय करती है और ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ये जो 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के चुनाव होने जा रहे हैं अभिजीत जी, निश्चित तौर पे 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये एक बड़ा, एक तरह से माना जाएगा कि जो केंद्र की अभी की सरकार है उनकी नीतियों को लेकर के एक, इसको मान सकते हैं रेफरेंडम भी मान सकते हैं देश में जनता का। जी ठीक है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, सर क्या लगता है आपको, क्या वोट चोरी, एसआईआर और ईवीएम इन चुनावों में भी मुद्दा बनेंगे? नहीं, देखिए अभिजीत, ये सब तो मुद्दे नहीं बनेंगे। ईवीएम, वोट चोरी, अब देखिए अभी आपने बिहार में चुनाव देखा होगा, वोट चोरी के मुद्दे पर वहाँ कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर है कि जनता के बीच में एक नया परसेप्शन क्रिएट करने, अपने अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए तो ठीक है। इन 5 राज्यों में जिन पर जहाँ चुनाव हो रहा है, जहाँ पर घोषणा हुई है, मैं अभी नवीन मिश्रा जी को सुन रहा था, चूँकि बंगाल से आते हैं, और इंदुकान जी ने भी कहा, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो व्यवस्था है, चाहे वेस्ट बंगाल को लेके हो, तमिलनाडु को लेकर के हो, हम कहीं न कहीं ये मान सकते हैं कि बीजेपी कुछ और भी अच्छा करने की स्थिति में आ सकती है। आएगी कि नहीं ये अलग बात है। जहाँ तक रेफरेंडम का सवाल है, अगर इन राज्यों में स्थिति वैसी ही रहती है तो इसका मतलब ये है कि जो है केंद्र सरकार की नीतियाँ और प्रधानमंत्री मोदी का जो जिस तरह का लोगों से कनेक्ट होते हैं उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर मान लीजिए परिवर्तन होते हैं, जिस तरह से 5 राज्यों की बात कर रहे हैं नवीन जी, अगर 4 में भी या 3 में भी ये बातें आती है, एक तो उनके पास है 2, उसके बाद अगर सारी चीज़ों पर कोई उलटफेर होता है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की नीतियों पर जनता का भरोसा होगा, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक रणनीति का सवाल है, अब कार्यकर्ताओं का आप देख रहे होंगे लगातार बंगाल में ये प्रयास हो रहा है, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है। तो अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा, और विपक्ष एक तरह से बहुत ही उसको जो है चुनौतियों का सामना आने वाले चुनाव में करना पड़ेगा। बंगाल पर विशेष फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, लगातार प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि वहाँ की लोकल रीजनल पार्टी और तमाम अलायंस जो कर रही है, अभी आपने विजय थलपति को देखा होगा, एक ऑफर दे दिया, और इन सब सारी चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सक्षम है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, जहाँ तक एक पूरी ताकत झोंकने का सवाल है, हमको लगता है इन चुनाव 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। लेकिन ये बात तो अब 4 मई को तय होगा कि इन राज्यों में के परिणाम क्या आते हैं। सर, असम को लेकर कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है वहां पर लोगों के लिए रोजगार नहीं है, और घुसपैठ का मुद्दा खुद भारतीय जनता पार्टी बना रही है वहां पर। नहीं, देखिए असम का जहाँ तक सवाल है, देखिए असम में
ये सब तो विपक्ष मुद्दा बनाएगा ही, क्योंकि इतने सालों सरकार, आपने कभी पिछले दिनों देखा होगा राहुल गांधी जब गए थे कि यहाँ पर जहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी और हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाएंगे, सब सारी चीज़ें देखिए तो बयानबाजी है। और कोई भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जो मुख्य चीज़ है, जो भाजपा शासित राज्य है असम, वहाँ पर एक काम और भी जो हुआ है, और जो राज्य सरकारें जहाँ पर काबिज हैं वो करती रही हैं, जो महिलाओं को, जैसे उनके खाते में 9,000 रुपया चला गया। अब आप देखिए इसका भी असर कहीं न कहीं असम में होगा। अगर थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगी भी, तो लगता है कि इसकी भरपाई इस माध्यम से हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि असम में सीधी फाइट है कांग्रेस अलायंस वर्सेस बीजेपी, और वहाँ पर 2 बार से सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो काम करने का तरीका है, हिंदुत्व को लेकर के जितने मुखर हैं, ये सारी बातें हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और रही बात 5 राज्यों के चुनाव की, तो अब तो हम इंतजार करें, पहले तो चुनाव देखें कि वहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया क्या होती है और 4 मई को रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, एहतेशामुल जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि वहां पर केंद्र की नीतियों को लागू नहीं करने दिया जाता है। तमाम सारी योजनाएं हैं जो जन कल्याण के लिए चलाई जानी है, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार उनको लागू नहीं करती है। और कहते हैं कि अगर आपको देखना है कि तानाशाही का जीवंत उदाहरण कहीं देखना है तो आप बंगाल चले जाइए, वहां पर किस प्रकार से तानाशाही सरकार चल रही है, कैसे हिंसा की जाती है। अगर कोई टीएमसी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। देखिए अभिजीत तिवारी जी, सबसे बड़ी बात है, जितने भी पैनलिस्ट है नमस्कार, बहुत ही आज अच्छा मुद्दा है जो चुनाव को लेकर करके समझ लीजिए हमारे चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा हो गया है। लेकिन जिस हिसाब सवाल के, इस तरह का काम तो समझ लीजिए 2014 के बाद केंद्र में हो रहा, हमारे राज्य में नहीं हो रहा। इस तरह की देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए गले के फाड़ करके, हमारे मित्र समझ लिए नवीन मिश्रा जी कह रहे थे कि मतलब 4 मई जब आएगा तो समझ लिए कि हम लोग की यहाँ पर समझ लिए कि सरकार बनेगी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, 4 मई दीदी ही की सरकार रहेगी। और जैसा कि अभी हमसे पहले जो बोल रहे थे, बहुत अच्छे ढंग से बोल रहे थे कि इसलिए कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है और जिंदगी भर चुनौती रहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है। यहाँ 40% कम से कम मुसलमान रहते हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो हम समझते हैं बंगाल शुरू से भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ सेकुलरिज्म जिंदा है। यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक साथ में भाई की तरह रहते हैं। यहीं पे आकर के भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, तो यहाँ की जनता इस तरह की कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए हर टाइम पे आज 2021 में इनका बहुत बड़ा स्लोगन था कि अब की बार 200 के पार, लेकिन जनता, यहाँ की सेकुलर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जगह नहीं दी। और 2026 में भी इसी तरह से ये मुक्की खानी पड़ेगी, चाहे वो SIR के माध्यम से हमारे जितने भी वोट कट गए होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि बंगला विरोधी है, बंगाल जुबान की विरोधी है, ये एक पार्टी ऐसी पार्टी है। अच्छा एहतेशामुल जी, पिछले चुनाव के जैसे ही नतीजे आए, पिछले चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था, कहा था कि खेला हो पे, और जैसे ही वहां पर नतीजे आए सरकार टीएमसी की बनती नजर आई, उसके बाद किस प्रकार की वहां पर हिंसा हुई और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही, इसको लेकर फिर क्या कहेंगे? देखिए अभी फिर एक स्लोगन है, एक फिर 2026 में हमारा स्लोगन है कि जोतनो करो हमला आवर जीतवे बांग्ला। ये फिर से नया हम लोगों का स्लोगन तैयार होगा। जितना भी आप युद्ध की, जितना भी हमला कीजिएगा, कल आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोलकाता आए हुए थे, ब्रिगेड में एक बड़ी सभा की है। तो रैलियों के बीच में हमारे जो राज्य के मंत्री हैं शशि पांजा के घर पर इन्होंने पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की, और वो चोटिल हुए हमारे कितने पुलिस कर्मी समझ लिए चोटिल हुए। 50 से ज्यादा कार्यकर्ता टीएमसी के चोटिल हुए। तो अभी सरकार नहीं आई है और इस तरह का जुल्म कर रही है। आप बोलिए कि सरकार आने के बाद में क्या होगा? तो ये हिंदू मुसलमान की समझ लिए जिस हिसाब से, देखिए अभी गले फाड़ करके हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज मुफ्त मिल रहा है। तो 5 केजी अनाज जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त मिल रहा है, तो वो कहाँ, वो देश तरक्की कर रहा है ना देश नीचे की स्तर गिर रहा है?
5 केजी अनाज में सोचिए 80 करोड़ लोग निर्भर कर रहे हैं, तो देश बदहाल है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है देश में विकास नहीं है, विनाश काल है। और हम समझते हैं इनका सपना बंगाल का सपना ये ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगला है, ये हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वानों का बंगला है। ये बंगाल जो है हमारे काजी नजरुल इस्लाम जी का बंगाल है, जिन्होंने सबसे ज्यादा श्यामा संगीत लिखने वाले वो मुस्लिम है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ राजनीति फिर जो गांव पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं पश्चिम बंगाल में ही, कई सारे लोग अपने बोरिया बिस्तर सरों पर रखे हुए नजर आते हैं तस्वीरों में। अभिजीत जी, ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव तैयार करती है ताकि यहाँ हिंदू मुसलमान हो, लेकिन यहाँ मैं की जनता को सैल्यूट करता हूँ। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जितना भी वर्ग लाए, लेकिन यहाँ की जनता कभी भी, हम लोग ईद और होली एक साथ में समझ लिए, रंग भी खेलते हैं, सवाई भी खाते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, छठ भी मनाते हैं, बड़ा दिन भी मनाते हैं। ये बंगाल एक सेकुलर है, जो हमारा नेत्री का स्लोगन है कि धर्म सबका जुदा जुदा, धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका। हम लोग तमाम लोग एक दूसरे से एक गुलदस्ता में जैसे 10 फूल रहता है, 10 कलर का फूल रहता है, तो बंगाल एक गुलदस्ता है। भारतीय जनता पार्टी एक समझ लिए कि विभाजन करने वाली पार्टी है, जो आज से समझ लिए कि 75 साल पहले अंग्रेजों को हमारे आबाव व अजदाद ने लड़ाई लड़ी थी। तो जो परिस्थिति है अभी जो है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इनका पैर नहीं जमेगा और किसी कीमत पर भी, इसलिए कि यहाँ 40% मुसलमान, आज एक भी इनके पास एमपी मुसलमान है पूरे भारत में, आज एक भी कैबिनेट मिनिस्टर है मुसलमान। आज भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, स्वदेश टीवी चैनल, मैं बहुत ही समझिए इसमें हमेशा हम इस पे डिबेट करता हूँ। कोई एक भी हमारे अभी जो हमारे जो मित्र कह रहे थे मिश्रा जी, एक भी क्या वो एमपी है मुसलमानों का? आप क्या बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, क्या आप मुसलमानों के लिए कुछ मतलब बनाए हैं क्या? तो फिर किस तरह से आप जीत पाएंगे? आपको जीतना किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है जब तक बंगाल में 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। यहाँ के लोगों का साथ जब तक नहीं मिलेगा मुसलमान का, आप सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बना सकते। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चाहे जितना लोगों का नाम बात दे दिए। ठीक है, 40% मुस्लिम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ इमरान बंटी जी जुड़े हुए AIMIM से। AIMIM को कहा जाता है कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और कहते हैं कि जब जिस राज्य में AIMIM चुनाव लड़ती है वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और दूसरे जो तमाम विपक्षी दल है उनको वहां पर नुकसान हो जाता है। अब अभी आप सुन रहे थे एहतशामुल जी को, वो कह रहे हैं कि 40% वोट है वहां पर TMC, यानी कि माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल में। तो क्या इस 40% वोट को TMC से छीनने का काम किया जाएगा? इमरान जी अनम्यूट कर लीजिए आप। जी, मैं ये कह रहा था कि AIMIM किसी से कुछ छीनने की बात नहीं करती है, बल्कि जो दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक समाज है उनको उनका अधिकार दिलाने की बात करती है। बंगाल में 294 सीटें हैं और जैसा कि एहतशामुल भाई ने बताया कि 30% वहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं। तो आप लोकतंत्र की बात भी कर रहे थे कि बंगाल में अगर कहीं लोकतंत्र जिंदा है देश में तो वो बंगाल में है। तो उसका पैमाना ये होना चाहिए था कि अगर 294 सीटें हैं तो 294 सीटों में आबादी के हिसाब से TMC को वहां लगभग 90 मुसलमानों को टिकट देना चाहिए था, अगर वो ईमानदारी करती है तो, और अगर अपने पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम रखती है तो। मगर उन्होंने दिया कितना? 42 मुसलमानों को। सबसे पहले अगर कोई डाका डालता है वो तो जिन पार्टियों को मुसलमानों ने वोट दिया वही सबसे पहले डाका डालता है। तो और दूसरी चीज कि अगर आप देखिएगा, अच्छा ये जो सारी चीजें सिर्फ ये बंगाल में ही नहीं पूरे देश में है, पूरे देश में एक वो बना करके मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज मुसलमानों की हालात पूरे देश में, शैक्षणिक स्थिति उनकी खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, राजनीतिक स्थिति खराब है। ये पार्टियां मुसलमानों को सही से उनका जो प्रतिनिधित्व है वो देना नहीं चाहती हैं, और ये सारे के सारे लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। हमारी पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, उसका काम इलेक्शन लड़ना है, ना कि किसी को जिताना और किसी को हराना है। वो हम इलेक्शन धीरे धीरे करके पार्टी एक्सपेंड कर रही है पूरे देश में। बंगाल में चुनाव होगा वहां भी लड़ेगी, और बाकी और स्टेट में जहां इलेक्शन है वहां भी रोल प्ले करेगी। तो इलेक्शन तो हम तो देखिए लड़ेंगे। और अगर आप तो क्या पांचों राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, देखिए मैंने कहा क्या, मैंने कहा ये कि
चुनाव भी लड़ेंगे और जहां रोल प्ले करना होगा वहां रोल भी प्ले करेगी AIMIM। जो लोग ये समझते हैं कि नहीं मुसलमान वोट हमारे अब्बा की जागीर है, तो ये उनको उससे बाहर निकलना पड़ेगा और उससे बाहर AIMIM इन लोगों को निकालने का काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है साहब। और AIMIM जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ेगी। इनकी कमियों के हिसाब से आज बंगाल की जो स्थिति है वो वहां पर जिस तरीके से मुस्लिम समाज में गरीबी है और मुफलिसी है और लगातार ममता जी की वहां सरकार रही है। मैं अगर सवाल करूं टीएमसी के लोगों से कि बताइए आपने अब तक क्या इतने सालों में मुसलमानों को गुर्बत से निकाल क्यों नहीं पाए? आज इतना ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है सरकार होगी। रोजगार नहीं है, लोग यूपी खुद भी अपने आप में एक परेशान हाल स्टेट है। बंगाल से लोग चल करके यूपी में आते हैं रोजगार करने के लिए, क्यों नहीं आप अपने यहाँ रोजगार को पैदा कर पाए? ये तो सवाल है कि नहीं सवाल है? ये सवाल किससे होगा? ये सवाल सरकार से होगा और सरकार और इनसे होगा और साथ में जो 11 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छा के अंदर इमरान जी आपके नेता अक्सर दूसरी पार्टियों पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि मुस्लिमों का ध्यान नहीं दिया जाता है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जाता है। अब आपकी पार्टी तो खुले तौर पर सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करती है, उसमें कहां दूसरे समुदाय आते हैं, कहां दूसरे वर्ग आते हैं? नहीं देखिए ये गलत बात है। हमारी पार्टी सभी की बात करती है, मगर हमारी पार्टी मुस्लिम मुद्दों को इसलिए ज्यादा उठाती है क्योंकि मुसलमानों के मुद्दों को कोई उठाता नहीं है। और मैं अगर आप AIMIM का इतिहास देखिएगा तो ग्रेटर हैदराबाद में पहली मर्तबा जब मेयर बनाने का मामला आया AIMIM का, तो AIMIM ने वहां पर एक दलित को मेयर बनाया। अगर आपको मैं यूपी का बताऊं, यूपी में जब पहली बार बाई इलेक्शन AIMIM लड़ी है तो उसका पहला उम्मीदवार प्रदीप कोहली फैजाबाद से था, टीकापुर विधानसभा से। मैं आज जिस जगह से हूं वहां भी हमने सामान्य सीट पर 366 विधानसभा सीट पर हमने सामान्य सीट पर एक दलित उम्मीदवार अभयराज भारती को लड़ाया। हमारी पार्टी के अंदर सभी जाति धर्म मजहब के लोग हैं, तो ये तो इनको इल्जाम लगाना। हम मुसलमानों के मुद्दों को इसलिए उठाते हैं क्योंकि टीएमसी जैसी रूलिंग पार्टियां वो मुसलमानों के मुद्दे को इग्नोर करती हैं सरकार में रहने के बावजूद। हम इसलिए उनके मुद्दों को उठाते हैं। और क्यों ना उठाए? फिर आपको बार बार ये तमगा क्यों दे दिया जा रहा है वोट काटने वाली पार्टी का? ये चूरन आजादी के बाद से लेकर के आज तक वही चूरन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता धीरे धीरे अब जागरूक हो रही है। पहले बताया जाता जनसंघ को हराना है, फिर बताया जा रहा था बीजेपी को हराना है। आज बीजेपी ने जब पूरे देश को 2014 में अपने मुट्ठियों में बीच लिया, उसके बाद अब बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। मेरे भाई आप बीजेपी को नहीं हरा पाओगे ना देश भर में, क्योंकि आप उनको ठीक है MIM किसके ठीक है मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। ठीक है ठीक है मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए बहुत देर से मुकेश जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी देखिए हर पार्टी के अपने दावे अपने वादे, आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। अभिजीत भाई, सवाल यह है कि अभी चुनाव की घोषणा हो गई है, वर्तमान देश में किस चीज का संकट चल रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए आज देश का हर घर का व्यक्ति गैस में कनेक्शन के लिए लगा हुआ है, गैस की लाइन में। क्या इस देश में चुनाव बहुत ज्यादा है कि देश की जनता मुख्य मुद्दा है, उससे हटाने के लिए चुनाव की घोषणा हो गई। सवाल ये है क्या इस देश में अभी निष्पक्ष चुनाव की स्थिति है? SIR का मामला चल रहा है, ममता जी अभी अनशन पे बैठी थी, उसके बीच घोषणा हो गई। अभी आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार कैसे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को शराब जो कथित फर्जी घोटाला था उसमें 177 दिन जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को 500 दिन 550 दिन जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को 2 साल। ऐसी एजेंसियों को अभी वर्तमान देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले चुनाव की घोषणा के पहले ईडी सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कितना नाटक किया, लोगों के घर में दबिश दी, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, लेकिन वो नेरेटिव भारतीय जनता पार्टी नहीं बने पाई। आप बिहार चुनाव, इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश जी की बात करता हूं मैं, चलते चुनाव में हर घर महिलाओं को 10,000 रुपए चुनाव के दौरान उनके खाते में डाला गया। क्या ये निष्पक्ष चुनाव है इस देश के अंदर? नहीं, लेकिन योजना तो तब लागू हो चुकी थी ना, वहां पर योजना लागू हो गई थी, उसके बाद
जो चलने वाली योजनाएं होती है वो तो चलती रहती है। चलते चुनाव में पैसे दिए गए अकाउंट में, ये चलते चुनाव में आप सुनिए अभी जी, चलते चुनाव में 10,000 रुपए दिए गए अकाउंट में और चारों फेज में दिए गए हैं। अच्छा, आप मेरी एक छोटी सी बात, छोटा सा सवाल मेरा आपसे, अगर किसी राज्य में नल जल योजना शुरू हो जाती है, वहां पर लोगों को पानी पहुंचाया जाता है, तो आप क्या ये कहेंगे कि चलते चुनाव में लोगों के घर में पानी दिया गया, पानी से वोट लोगों का ले लिया गया? पानी तो भाई पहुंचेगा ना लोगों के पास। तो जब वो योजना पहले शुरू कर दी गई थी, उसके बाद वो योजना के पैसे जा रहे थे। नहीं, पानी की बात अलग है, आप समझिए। आपकी जो मूलभूत सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान, अलग चीज हो गई, लेकिन नगद पैसे देना, नगद पैसे देना, उसमें जोड़ा गया था कि रोजगार के लिए हम दे रहे हैं। कौन सा रोजगार के लिए? अरे कैसी बात करते सर, आप जो रोजगार के लिए 10,000 महिला, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गलत है। मैं आज वही बोल रहा हूँ अभिजीत भाई, आज वही बोल रहा हूँ। आज इस देश में निष्पक्ष चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। चलते SIR अभी पूरी नहीं हुई है, उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है। असम में क्या है? असम में पास भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता को लाके हुए आप बैठाते हो। तो ऐसी परिस्थिति में निष्पक्ष चुनाव पे हम बात करें, आम आदमी पार्टी ने जहां जहां चुनाव की स्थिति है वहां वहां पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक केंद्रीय नेतृत्व हम तय करेगी कि हमको तमिलनाडु में लड़ना है, असम में लड़ना है कि पश्चिम बंगाल लड़ना है, ये उनके ऊपर है। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे, इस देश में निष्पक्ष चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है और निष्पक्ष चुनाव के लिए चाहे कोई पार्टी सत्ता पर रहे, या आज रहे या कल रहे, निष्पक्ष चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। जवाब ले लेते हैं। चुनाव ज्ञानेश को कैसे कराएंगे ये तय करने की बात है। ठीक है, नवीन जी क्या कहेंगे? लीजिए, 3-4 लोगों को जवाब देना है मुझे जी। एक तो पहले आपके प्रवक्ता को मैं बता दूं कि आज इलेक्शन कमीशन ने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया है और अरविंद केजरीवाल जी की मोहब्बत बहन ममता बनर्जी ने 15 मिनट पहले 500 रुपए की घोषणा किया है तमाम मौलानाओं और तमाम पंडितों के लिए। एक दूसरा TADA ममता बनर्जी आपकी बहन नहीं है। इस देश में कोई महिला किसी की बहन नहीं हो सकती क्या? आप बोले ये हुआ उनसे मोदी बहन का। भैया, इस देश में जितनी पंजाब में चुनाव जीत जाए अपनी बहन तो है, वो एकदम फेयर इलेक्शन है। दिल्ली में आप चुनाव जीत जाए तो बहुत फेयर इलेक्शन है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लगे तो ईवीएम में गड़बड़ी है, क्योंकि आप वगैरह तो कंगूरू पार्टी है, ये सब के लिए थोड़ी दिन के लिए भाई दिल्ली में क्या किया आपने? धन्यवाद दिल्ली में आपने SIR के नाम से वोट काट दिए लोगों के, सिस्टम बना उसमें चुनाव में SIR के नाम पे अरविंद केजरीवाल की विधानसभा 30,000 वोट कटे हैं। अब आप आइए, ठीक है मुकेश जी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मैं उनको थोड़ा सा जवाब दे दूं। मेरे काबिल मित्र बोल रहे थे पश्चिम बंगाल, आप गिनते जाइएगा। ममता बनर्जी ने आज से ठीक 13 दिन पहले मंच पे कहा कि अगर मैं मुसलमानों को खुला छोड़ दूं तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या दुर्गति हो सकती है, ये आप सोच नहीं सकते। ये सारी टीवी चैनलों पे चल रही है अभी भी। उन्होंने कहा कि जो 1946 में जो डायरेक्ट इलेक्शन सुना तो तुम्हें तो वही हाल हो जाएगा। लेकिन ये शायद ममता बनर्जी भूल गई कि उस जमाने के अंदर में कमजोर हुआ करते थे लोग। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में अगर सोचने का काम किया तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है ममता बनर्जी को मालूम है। अब नीचे तो मैं जवाब दूं, मुर्शिदाबाद में 10,000 हिंदुओं को जिस दिन से मुर्शिदाबाद में 10,000 हिंदुओं को जिस दिन से भगाया गया, बहनों का रेप का प्रयास किया गया, CPM के बाप बेटा तो उनकी हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी कहाँ थी? पहले उनको बुलवा लीजिए, पहले ये बादशाह लोग इनको बुलवा लीजिए, पहले इनको बुलवा लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ, इनको बुलवा लीजिए। आपने 11-12 साल से ठीक है मुकेश जी, काम किए मुकेश जी मैं ठीक है नवीन जी, ठीक है मैं एहतशामुल जी से जवाब ले लूंगा। हालांकि मुकेश जी लग रहे थे मुकेश जी मुझे लग रहा था TMC का पक्ष ले रहे हैं। मुकेश जी TMC की ओर से तो नहीं खेलने लगे फिर? ठीक है एहतशामुल जी, ठीक है। अभिजीत जी, मैंने कहा अभी आपके चैनल के तमाम पैनलिस्ट के मौजूदगी में कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं उनके पास में, जिसका जीता जागता सबूत अभी हमारे भाई नवीन मिश्रा जी ने कहा कि अगर मुसलमानों को खुला छोड़ दूं तो पाकिस्तान बना देगा पश्चिम बंगाल को। देखिए ये इनकी सोच है, ये इनकी समझ लिए कि मानसिकता है। हम समझते हैं इनकी मानसिकता को जो है इलाज कराने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में समझ लिया आज 15 साल से ममता बनर्जी के राज है, तो क्या मुसलमान क्या? अच्छा एहतशामुल जी, आज ये खबर सुबह से ही चल रही थी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके पहले ही
ये इस तरीके की घोषणा कर देना पंडितों और मौलानाओं के लिए? ये देखिए, ये पंडित मौलाना ये किसी एक कम्युनिटी को नहीं दे रहे, ये पुरोहित को भी दे रहे हैं और ये समझ लिए कि मौलानाओं को भी दे रहे हैं। तो ये तो उपहार है। ये उपहार अगर दे रहे तो इसमें कौन सा खराबी है? हम तो चाहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे। हमने आपसे तो सवाल किया, हमारे मित्र जवाब दें कि क्यों नहीं 240 में MP में एक भी मुसलमान है, क्यों नहीं इतने मिनिस्टर है उसमें एक भी मुसलमान है? तो कहाँ आपकी बात है? आप हिंदू को लेके चलते हैं, हिंदू को बेवकूफ बना रहे हैं। 86% हिंदू जो है हमारे खतरे में है, 14% मुसलमान खतरे में नहीं है। हिंदू हिंदू बोल कर करके आप हिंदू का पॉकेट से समझ लिए पैसा ले रहे हैं। आज 400 का सिलेंडर, आज समझ लिए कि पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये सीधा सीधी हिंदू के बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और उनका पैसा लूट कर करके ये ऐश आराम कर रहे हैं। नवीन मिश्रा जी जैसे शख्सियत जो भारतीय जनता पार्टी का समझ लिए वो प्रवक्ता के तौर पर आपके चैनल के भी बोल रहे हैं, ये सही नहीं है और कहीं न कहीं सिर्फ हमारे देश के हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के लिए कोविड में लाखों लोग मर गए, नोटबंदी में लाखों लोग मर गए। गैस की क्या पोजीशन अभी देखिएगा आप, आने वाला समय आप और हम यही रहेंगे। गैस की पोजीशन देखिएगा देश में क्या होने वाली है। लोगों के चूल्हे और लोग जैसे जो लाइन में लगे हैं ना सर, उनका दर्द सोचिए। और इनको चुनाव और सत्ता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है इंदुकांत जी, जिस प्रकार से ये जो घोषणा कर दी जाती है, जिसको भेंट कह रहे हैं तशामुल जी, 500-500 रुपए देने की बात कही गई है वहां पर मौलानाओं के लिए और वहां पुरोहितों के लिए, क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए अभिजीत जी, ये भेंट की शुरुआत उत्तर भारत में तो एहतशामुल भी नहीं किया है। मैं इनका नाम ठीक से नहीं पढ़ा था, आई एम सॉरी। लेकिन उत्तर भारत में एहतशाम जी, आप बताइए कि ये जो फ्री बीज का जो परंपरा दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह में था, वो जिस बड़े पैमाने पर किया, आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी हो गई है। मैं अभी दिल्ली में ही था, आजकल मैं कर्नाटका में हूँ। लोगों ने, कई लोग हमको ऐसे मिले अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग, कह रहे थे कि मैं पैसा दे सकता हूँ लेकिन फ्री मिल रहा है तो हम भी यूज कर रहे हैं, चाहे बिजली हो चाहे बस हो। तो ये चीजें हैं। तो आप देखिए, ये जो एक परंपरा बनी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, आपके प्रवक्ता भी बोल रहे थे, आखिरकार अभी बिहार के साथ साथ झारखंड में जब चुनाव हुआ था तो वो भूल गई कांग्रेस, वहां तो अलायंस में है। चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के खाते में पैसा जमा कराया तो वहां को कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं हुई। तो ये चीजें अब हर जगह होने लगी हैं। तो अगर ये फायदे लोगों को दिख रहे हैं तो लोग खाते में पैसे लेकिन फ्री बीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है इंदुकांत जी। ये अनैतिक है और सभी के लिए अनैतिक है। देखिए, चुनाव का डेट आने के पहले आप पैसा की घोषणा कर दें, पैसा जाते रहे, ये कहां से नैतिक हो सकता है? एक, चुनाव के ठीक पहले अकाउंट में ट्रांसफर कर भी दें, 1 महीने पहले, हफ्ते भर पहले, कहां गई नैतिकता? और वास्तव में किसी के खाते में पैसा आ जाता है, किसी के खाते में पैसा आ जाता है और उसके बाद वो वोटिंग करता है, उसके बाद वो वोटिंग करता है, ये कहां तक उचित है? और देखिए, ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, देश के विकास को लेकर, उसकी विदेश नीति को लेकर के, देश की सेनाओं को लेकर के काम करने की बात अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो उन चीजों पे अगर कोई तर्क संगत विरोध है तो विपक्ष को करना चाहिए। अदरवाइज फ्री बीज की बात कर करके वोट लेने की बात या सत्ता परिवर्तन की बात देश के लिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल हानिकारक है। दिल पे हाथ रख के ये सभी जानते हैं और मानते हैं। जी ठीक है, ठीक है मुकेश जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, समय हो गया। चुनाव आयोग TN शेषन साहब थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन थे। चुनाव आयोग TN शेषन साहब ने कहा था कि आपको भी याद होगा, पहले हर घर के सामने दीवारों में प्रचार प्रसार किया जाता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन TN शेषन साहब ने कहा था कि किसी भी दीवार में अगर लिखोगे तो चुनाव कैंसिल हो जाएगा, आपकी विधायकी कैंसिल हो गई। इलेक्शन कमीशन की जवाबदारी है सर निष्पक्ष चुनाव कराने की। फ्री बिजली पानी आप ही लेकर के आए थे दिल्ली में, आप ही लेकर के आए थे दिल्ली में फ्री। ठीक है, सड़क भौतिक सुविधाएं तो आपको देनी पड़ेगी ना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, 5 चीजें तो आपका अधिकार। शुरुआत तो आपने कर दी थी ना, शुरुआत तो आपने कर दी थी। ठीक है, ठीक है, देखिए समय हो गया, लेकिन फिर भी इंदुकांत जी जल्दी से 30 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा, फिर चर्चा को विराम देंगे। इंदुकांत जी जल्दी से 30 सेकंड बात पूरी कीजिए।
देखिए शेषन जी को याद करें, लेकिन शेषन जी को कांग्रेस ने कहाँ पहुंचाया था वो भूल गए। जब वो पूरे देश में न्याय व्यवस्था को, चुनाव व्यवस्था को, चुनावों की प्रणाली में न्यायिक ढंग से सिस्टम को ठीक कर रहे थे, तो 3 सदस्यीय कर उनको किस तरह से कॉर्नर किया गया ये भूल गए आप। ठीक है। तो चुनाव आयोग का नाम नहीं जानते थे हम आप, लेकिन शेषन के कारण जाने, लेकिन ये स्थितियां बनी। और फिर वही शेषन आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़े और शिवसेना के टिकट पर वो राज्यसभा में चले गए। तो देश में नैतिकता, ठीक है सर, चाहे चुनाव आयोग को ले लीजिए, ठीक है, समय हो गया, समय मुझे इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है। ठीक है। देखिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समय हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हमारे को तो मौका ही नहीं। तो देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी अपनी ओर से दावे करने शुरू कर दिए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हम 5 राज्यों में चुनाव जीतने वाले हैं। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जिसमें से एक केरल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। अगर पश्चिम बंगाल को लेकर बात करें तो वहां पर कांग्रेस शून्य पर सवार है। ऐसे तमाम सारे राज्य हैं जहां पर किसी पार्टी की मजबूती है तो कोई पार्टी वहां पर बहुत ज्यादा कमजोर है। हालांकि दावे लगातार किए जा रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।